बिहार की बात कर लेते हैं क्योंकि कल बिहार की राजनीति का एक अहम दिन है। एक तरफ कल जहां आरजेडी अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है, तो वहीं एलजेपी के पूर्व अध्यक्ष रामविलास पासवान की भी जयंती है। इस मौके पर चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आरजेडी ने भी रामविलास पासवान की जयंती मनाने का फैसला किया है। हालांकि चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। और अब हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त चिराग पासवान खुद जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका चिराग पासवान जी एबीपी न्यूज पर। कैसे हैं आप चिराग पासवान? थैंक यू, बहुत बेहतर हूँ शिरीन जी, थैंक यू सो मच। चिराग जी, मैं शुरुआत कल होने वाले कार्यक्रम के साथ ही कर लेती हूँ क्योंकि कल आपके लिए बड़ा दिन है। कल आपके पिता की जयंती है, आप आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम कई हैं। आपके पिता का ये कहना है, आपके चाचा का माफ कीजिएगा, आपके चाचा ये कह रहे हैं कि आशीर्वाद नहीं श्रद्धांजलि यात्रा होनी चाहिए थी। तो क्या यात्रा को लेकर भी विवाद है और इस समय पर यह यात्रा क्यों? आप जान ही नहीं है जिस तरीके से मेरे साथ ये घटना घटी। 2 साल पहले मेरे छोटे चाचा जी उनका निधन हुआ और पिछले साल जिस तरीके से मेरे पिताजी का निधन हुआ, और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे चाचा जी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर थी कि वो परिवार को, पार्टी को कैसे एक साथ रखकर आगे लेकर चलें। और मैं निरंतर उनके प्रति मैं उनमें सिर्फ पिता तुल्य ही नहीं बल्कि अपने पिता की छवि मैं चाचा जी में मैं देखता था। पर जिस तरीके से उन्होंने परिवार को से अलग हुए, परिवार को धोखा दिया, और एक ऐसे समय में जब मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, उस वक्त उन्होंने मेरा साथ छोड़ा। तो अब ईमानदारी की बात है, मेरे पास बहुत ज़्यादा परिवार के अब लोग हैं नहीं जो मेरा साथ दें ऐसे मौके पर। मेरे चाचा मुझसे अलग हो गए, मेरे भाई मुझसे अलग हो गए, एकमात्र बस मम्मी हैं जिनके आशीर्वाद की और जो कि ढाल बनकर निरंतर मेरे साथ खड़ी रहीं। मेरे पिताजी के जाने के बाद उन्होंने ना सिर्फ माँ का बल्कि एक पिता का भी उन्होंने पर्स पूरी तरीके से निभाया। पर हाँ, अब मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अपने परिवार के लोग अब मेरे साथ नहीं है, तो मुझे जनता की ज़रूरत है, उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। जहाँ तक रही बात मेरे चाचा जी का कहना कि श्रद्धांजलि यात्रा, श्रद्धांजलि दिल से दी जाती है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि पिताजी के लिए मेरी भावनाएं मेरे दिल में हैं और वो हमेशा वैसी ही रहेंगी। पर हाँ, मेरे लिए आज जनता का भी समर्थन ज़रूरी है और इसीलिए पापा की जयंती में हम लोग के लिए ये हर साल बहुत खुशी का दिन होता था। 5 जुलाई धूमधाम से देश भर में पापा के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो इसको मनाते थे। पर आज पहली बार ज़िंदगी में ऐसा है कि इस दिन पापा साथ में नहीं है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये एक कठिन घड़ी है और इसीलिए ऐसे में मुझे जनता के साथ की ज़रूरत है और इस आशीर्वाद को शुरुआत करूँगा। अच्छा चिराग, आप कह रहे हैं कि अब जनता की बारी है, तो क्या आप ये मापने की कोशिश कर रहे हैं आप इस आशीर्वाद यात्रा के तहत कि कौन आपके साथ और कौन नहीं, और जनता का मूड क्या कह रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ नापने या कुछ आंकने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि मैं सिर्फ जनता के बीच जाना चाहता हूँ। अब परिवार का कोई मेरे पास बचा नहीं है। जो मार्गदर्शन, जो प्यार, जो सुझाव मुझे ज़रूरत थी आगे बढ़ने के लिए, मुझे लगता है कि अब जब अपने आपके साथ नहीं है तो जनता से बेहतर और कोई नहीं है जो आपका मार्गदर्शन कर सके। इसीलिए सिर्फ इस उद्देश्य के साथ, आप जानती हैं अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई ऐसा माहौल नहीं है जिसकी वजह से कि मुझे जनता का के बीच जाकर किसी चीज़ की मांग करनी पड़े या उनको आंकने की ज़रूरत पड़े। सिर्फ उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ और कोई उद्देश्य नहीं है। यही मेरा सवाल भी था अगला कि चुनाव भी नहीं है। आपके पिता का जन्म जो हुआ है वो हुआ है खगड़िया में, आप जमुई से सांसद हैं, फिर इस यात्रा के लिए हाजीपुर को क्यों चुना आपने? लक्ष्य बड़ा है। पापा की कर्मभूमि रही है हाजीपुर। इस उद्देश्य के साथ मैंने इस यात्रा की शुरुआत हाजीपुर से की। पापा ने अपना पूरा जीवन हाजीपुर के लिए समर्पित किया और मुझे खुशी है कि आज पिताजी की पहचान हाजीपुर से होती है और हाजीपुर की पहचान पिताजी से होती है। हाजीपुर की वजह से ही मेरे पिताजी का नाम 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ फॉर विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन। पापा हमेशा हाजीपुर को अपनी माँ मानते थे और मुझे लगता है मेरे लिए उससे बेहतर, पिताजी की कर्मभूमि से बेहतर और कोई स्थान नहीं हो सकता था। वहाँ पे ना सिर्फ मुझे पापा का आशीर्वाद मिलेगा, उनके अपनों का आशीर्वाद मिलेगा जिनके साथ पापा ने एक लंबा समय बिताया और जहाँ के लिए पापा ने पूरा जीवन अपना समर्पित किया। आपने कहा
आपने बीते दिनों भी जब एबीपी न्यूज से बात की चिराग, आपने इस बात का जिक्र किया कि आज हनुमान को जरूरत है, राम को आना चाहिए। आपका इशारा सभी समझ रहे थे, लेकिन क्या राम आए जब हनुमान परेशानी में है? तो आज ईमानदारी से बोलूँगा, मेरी प्राथमिकताएं पिछले 1.5-2 हफ्ता जिस तरीके से मेरे परिवार में मेरी पार्टी को लेकर सार्वजनिक तौर पर चर्चाएं होती रही, मैं बहुत ज़्यादा सहज नहीं महसूस करता हूं परिवार की बातें सार्वजनिक मंच पर बोलने के लिए। मैंने हमेशा अंत तक मैंने प्रयास किया कि मेरे परिवार की बातें घर के अंदर रहें। मैं चाचा जी से मिलने भी गया, पर अब क्योंकि ये बातें इतनी ज़्यादा पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, ज़रूर मैंने उस वक्त इस बात को कहा था कि जिस तरीके से हनुमान ने हमेशा भगवान राम का साथ दिया, ना सिर्फ उन्होंने माता सीता को ढूंढने में उनकी मदद की, बल्कि जब ज़रूरत पड़ी तो लंका दहन करने में भी हनुमान ने अपना योगदान दिया। उसी तरीके से मैं हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ मजबूती से खड़ा रहा हूँ। उम्मीद है आज की भी तारीख में कि मेरी इस कठिन परिस्थिति में, जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, उसमें मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी का साथ ज़रूर मिलेगा। मेरे पिताजी अपनी अंतिम सांस तक पापा के साथ रहे, उम्मीद करता हूँ। बट आज की तारीख में अगर आप मुझसे सवाल पूछें, मेरी प्राथमिकताएं बहुत अलग हैं। ना सिर्फ पार्टी को ज़ीरो से खड़ा करना है, बल्कि पापा के जो विचार हैं, उनका जो संकल्प रहा है और उनका जो समर्पण रहा है बिहार के लिए, बिहारियों के लिए, उनकी उस विचारों को, उनके सिद्धांतों को आगे लेकर जाना है। ये बड़ी जिम्मेदारी अभी मेरे कंधे पर है। तो मेरी पूरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ पार्टी का संगठन और बिहार और बिहारियों को लेकर है। अलायंस में कौन है, नहीं है, किसका साथ मिला, नहीं मिला, और मैं बहुत ज़्यादा अब इस पर बोल भी नहीं सकता हूँ। जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो मैं दूसरे पे क्या उंगली उठाऊं कि आप मेरे साथ क्यों नहीं है या आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे अपने अगर मेरे साथ रहते तो मुझे लगता है कि ना कोई मेरी पार्टी को, ना कोई मेरे परिवार को तोड़ सकता था। पर जब अपनों ने ही धोखा दिया तो दूसरे पे उंगली उठाने की हैसियत में आज की तारीख में मैं नहीं हूँ। चिराग, लेकिन देखिए सवाल यहीं से उठता है ना कि परिवार को जोड़कर हमेशा आपके पिता चले। रामविलास पासवान जी ने हमेशा अपने परिवार को एकजुट रखा। उनके जाने के बाद ये परिवार टूट गया, इतनी बड़ी टूट परिवार में, और इसकी वजह कहीं ना कहीं आप ही को ठहराया जा रहा है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या परिवार को संभाल नहीं पाए, मना नहीं पाए? अगर कोई बगावत कर रहा था या सवाल खड़े कर रहा था तो मुझे पापा हमेशा कहते थे कि बड़ी से बड़ी समस्या का हल बातचीत से हो सकता है। कोई बातचीत तो करता ना मुझसे। मेरी तकलीफ या मेरी शिकायत बस इतनी है चाचा से या मेरे भाई से, अगर आपको कभी कहीं पर कोई भी समस्या थी, और देखिए मेरे पिताजी की पीढ़ी में, जैसा मैंने कहा, मेरे चाचा जी के निधन के बाद, मेरे पिताजी का जब निधन हुआ तो उसके बाद पारस चाचा ही थे जो परिवार के मुखिया थे। ये जिम्मेदारी मेरे पिताजी के निधन के बाद मेरे चाचा पर बनती थी कि जिस तरीके से पापा पूरे परिवार को साथ लेकर चले, पूरी पार्टी को साथ लेकर चले, चाचा जी के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो भी इसी तरीके से परिवार को साथ रखते, जैसे मेरे पिताजी ने हमेशा रखा, पार्टी को साथ रखते, ना कि पार्टी में इस तरीके से टूट पैदा करते और परिवार को इस तरीके से बिखराते। कहीं पर कोई भी शिकायत थी, भाई मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे बैठाते, आप मुझे बोलते कि ये गलत हो रहा है या ऐसा करने की ज़रूरत है, या अगर उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, अगर उनको मंत्री बनना था, आप मुझे बताते, मैं प्रधानमंत्री जी के समक्ष विचार के लिए ज़रूर रखता कि पापा की जगह अगर लोक जनशक्ति पार्टी से किसी को मंत्री बनाया जाए तो आप चाचा जी के नाम को आप ज़रूर उसको कंसिडर करें। मैं खुद इस सुझाव को रखता, मैं केंद्रीय संसदीय बोर्ड में मैं इस सुझाव को रखता अगर उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था। पर इस तरीके से बिना बातचीत कहा कि आप फैसले अकेले लेते रहे, उन्होंने उन लोगों को शामिल नहीं किया, ये भी आरोप आप पर लगता रहा। मैं आपके माध्यम से मैं चाहूंगा एक कोई फैसला ऐसा बता दें अपने दिल पर हाथ रख के, वो जो हारने के लिए कहेंगे मैं हारने के लिए तैयार हूं। कोई एक फैसला ऐसा हो जो मैंने अकेले लिया हो। मैं आज जहां से बैठे आपको लाइव इंटरव्यू यहां पे मैं दे रहा हूं, इसी कमरे में मेरी तमाम सांसदों के साथ मेरी बैठ के बातचीत हुई थी। उस वक्त वर्चुअली वो उसमें जुड़े थे जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि हम लोग अकेले विधानसभा का हम लोग को चुनाव लड़ना है। उसके बाद चुनाव की रणनीति क्या होगी वो तमाम सांसदों के साथ बैठकर तय हुई। टिकट के बंटवारे में मेरे चाचा जी की अहम भूमिका रही। तो कोई एक फैसला मुझे ऐसा बता देना जो मैंने बिना इनकी सहमति से, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने अपने राय मशवरे, मुझे याद है पापा उस वक्त हॉस्पिटल में थे और पापा चाहते थे कि मैं अकेले चुनाव लड़ूं, लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़े, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने निरंतर पापा को धोखा दिया। और अभी तक भी पिछले जो लोकसभा के चुनाव है उसमें तमाम इन सांसदों ने भी इस बात को कहा कि हम सबको धोखा हुआ है, इनके सिटिंग विधायकों ने, इनके पूर्व विधायकों ने, इनके जिला अध्यक्षों ने हमारे हर एक सांसद को हराने का कार्य किया, प्रयास किया। इसकी वजह से तमाम सांसदों में भी नाराजगी थी, कोई नीतीश कुमार जी के साथ आगे नहीं जाना चाहता था, और ये तमाम फैसले मिलजुल के लिए। पर जैसा मैंने कहा
कि आप मेरे चाचा हैं, आपसे मेरा संबंध अलग है, व्यक्तिगत है। अगर कहीं पर भी आपको लग रहा था कि अगर मैं अकेले फैसले ले रहा हूं या कुछ, आप मुझे बैठाते ना, डांटते, बोलते कि ये गलत कर रहे हो। और अगर मैं ईमानदारी से बोलूं शिरीन जी, अगर मैं अकेले फैसले ले रहा होता तो आज की तारीख में 95% पार्टी मेरे साथ क्यों खड़ी होती। अगर मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दें, जिनमें ये 5 सांसद हैं और 2-4 और लोग को अगर छोड़ दें, टोटल 9 लोग हैं जो अलग हुए हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी 95% पार्टी आज की तारीख में मेरे साथ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कि मिनिमम ऑफ 75 पीपल की पर्सन्स की वो बॉडी होती है, उसमें 66 लोग मेरे साथ खड़े हैं। मेरे 35 में से 33 मेरे स्टेट प्रेसिडेंट्स और यूटी प्रेसिडेंट्स मेरे साथ खड़े हैं। तो आप मुझे बताएं ना, अगर मैं अकेले फैसले लेता तो पार्टी इतनी मजबूती से मेरे साथ क्यों खड़ी होती। अच्छा, आप देखिए, अभी भी आप अपनी बातचीत में उसी का जिक्र कर रहे थे। आपने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, खुद को हनुमान उनको राम आपने कहा। आपने बीजेपी के साथ होने की बात की, लेकिन नीतीश से आपको बैर है। और बात अगर हम बिहार की करें तो वहां पर नीतीश से बैर और बीजेपी का साथ ये फिलहाल तो नामुमकिन है। फिर कैसे देखेंगे आप इसे आगे? देखिए, मैं इस बात को मैं थोड़ा सा स्पष्ट आपके माध्यम से करना चाहूँगा। नीतीश जी से मुझे बैर नहीं है, मेरे संस्कारों में नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष से मैं किसी भी तरीके का मैं बैर रखूँ या उनसे किसी तरीके की नाराज़गी। मेरे लिए वो सम्मानित हैं, मुझसे बड़े हैं, मेरे पिताजी के साथ उन्होंने काम किया है, उस नाते मेरा उनके प्रति जो आदर है, जो सम्मान है, वो पहले भी था और आज भी और हमेशा रहेगा। जब मिलेंगे मैं उनसे पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लूँगा। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बिहारी होने के नाते भी मेरे लिए वो बहुत सम्मानित है, क्योंकि वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पर हाँ, उनकी नीति का मैं विरोधी रहा हूँ। मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। शिरीन जी, आज की तारीख में जहाँ दूसरे प्रदेशों में जहाँ हम लोग IT जॉब्स, IT सेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं, हम लोग एजुकेशनल हब बनाने की बात करते हैं, टूरिज्म को हम लोग प्रमोट करने की बात करते हैं, वहाँ पर मेट्रोज़ की हम लोग बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं जहाँ बीमार वहाँ उपचार, हम लोग हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने की हम लोग बात करते हैं। वहाँ पर मेरे मुख्यमंत्री 7 निश्चय में बात करते हैं नली गली बनाने की। मुख्यमंत्री की योजना होती है हर घर में नल से जल पहुँचाने की। आप मुझे बताएं ना कि क्यों हमारे बिहार के ही लोगों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आने वाले समय में मेरी चिंता है, मेरा प्रदेश एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर रह जाएगा। कोई एक ऐसा सक्षम युवा नहीं है मेरे प्रदेश का जिसको पहला मौका ना मिले और वो प्रदेश से बाहर ना जाए। दूसरे प्रदेश में हमारे बच्चे जाते हैं, युवा जाते हैं, वहीं पर जाके पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, घर खरीदते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद वहीं पर पूरी जिंदगी बिताते हैं। और जब बुढ़ापे में जब माता पिता जब बीमार होते हैं तब जाते हैं गांव में उनका हालचाल पूछने के लिए। तो इस व्यवस्था को बदलने की जिम्मेदारी मेरे मुख्यमंत्री की है। पर पिछले 15 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद व्यवस्था उस तरीके से नहीं बदली, पलायन उस तरीके से नहीं रुका। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रिसेंट वाला है, मेरे मुख्यमंत्री दिल्ली में 9 दिन रुक कर गए। क्यों? सिर्फ कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। 2 घंटे का ऑपरेशन, जिसके बाद आपको डॉक्टर भी छुट्टी दे देता है कि अब आप घर पे जाएं, काला चश्मा लगाकर आप आराम करें। उसके लिए मेरे मुख्यमंत्री 1000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली आते हैं चार्टर फ्लाइट से। आप मुझे बताएं ना कि बिहार के किसी गांव में एक बुजुर्ग दंपति है, उनको अगर कैटरैक्ट ऑपरेशन कराना हो तो कैसे 1000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली में आएंगे। आप विकास पुरुष हैं, विकास की गाथाओं में आपने हमेशा बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की भी आपने बात की, पर क्या स्वास्थ्य सेवा इतनी बदहाल है वहां पर कि मुख्यमंत्री को अपने इलाज के लिए दिल्ली आना पड़ता है? क्या एक ऐसा हॉस्पिटल या एक ऐसा डॉक्टर बिहार में नहीं है कि जो आपका कैटरैक्ट ऑपरेशन कर दे? तो ये व्यवस्था परिवर्तन की हम लोग बात करते हैं। तो मेरा विरोध नीतीश जी से सिर्फ उनकी नीतियों को लेकर है। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं, बट हाँ, उनकी पार्टी के लोग जिस तरीके से मेरे परिवार को तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, मेरी पार्टी को निरंतर तोड़ने का प्रयास रामविलास पासवान जी, इन तमाम चीजों और नीतीश कुमार, वो भी एक अच्छी दोस्ती साझा करते थे, अच्छे रिश्ते उन्होंने शेयर किए। आपके आने के बाद ये ज्यादा दिखाई दिया कि दोनों पार्टियों के बीच ज्यादा तकरार है या फिर विवाद है। आपने कहा कि विचारों पर हम हमेशा असहमत हुए, ये बाद में क्यों? इसकी जड़ क्या है? देखिए, कोई एक कारण संभव नहीं है, कई ऐसे कारण हैं, सीरीज ऑफ इवेंट है। आपने कहा कि मेरे पिताजी और मुख्यमंत्री जी मित्र रहे। मेरे पिताजी का स्वभाव ऐसा था कि उनके मित्रता अक्रॉस द पार्टी लाइन रही है। वो उनका नेचर ऐसा था कि पक्ष विपक्ष हर कोई उनको पसंद करता था और हर दल में पिताजी के दोस्त थे, उनके अच्छे परिचित थे। पर हाँ, पिताजी ने भी हमेशा, जब से लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ है, निरंतरता में लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश जी के विरोध में रही। कभी भी
हम लोगों ने साथ मिलकर 2019 का अगर आप छोड़ दें, कभी हम लोगों ने साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा। 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। 2004 का चुनाव हो, 5 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 14 का हो या 15 का, हर चुनाव हम लोगों ने नीतीश जी के खिलाफ लड़ा। और नीतीश जी ने सबसे बड़ी बात, जो दलित महादलित बंटवारा किया, वो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी के बढ़ते राजनीतिक कद को समाप्त करने के लिए ही दलित और महादलित राजनीति का गठन बिहार में किया गया। उन्होंने 2005 में दोनों बिहार के विधानसभा में, उस साल 2 बार बिहार में विधानसभा के चुनाव में दोनों बार जितने हमारे विधायक जीते, उनको उन्होंने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया, मेरे पिताजी के बढ़ते राजनीतिक कद को समाप्त करने के लिए। हमारे एमएलसीज को तोड़ने का काम किया। आज उनकी पार्टी में प्रमुख प्रवक्ता बने हुए हैं जो एमएलसी, वो हमारी ही पार्टी से तोड़कर नीतीश जी लेकर गए हैं। तो नीतीश जी ने हर वो मौका, या उनकी पार्टी के नेताओं ने हर वो मौके का, हर उस अवसर का इस्तेमाल किया कि किस तरीके से मेरे पिताजी के राजनीतिक कद को समाप्त किया जाए। तो इसीलिए कभी भी पिताजी भी उनकी नीतियों से, उनकी कार्यशैली से कभी सहमत नहीं रहे। अच्छा चिराग, अब मैं आपके अहमदाबाद दौरे की बात कर लेती हूँ। हाल ही में आप अहमदाबाद गए, वहां जाकर आपने प्रधानमंत्री के बेहद करीबी से मुलाकात की, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। क्या इशारा या फिर क्या, अगर आप बताना चाहें, क्या मुलाकात हुई? क्योंकि बहुत सारे कयास ऐसे लगाए जा रहे थे उस मुलाकात के बाद। वो ईमानदारी से बोलूँगा सिर्फ कयास हैं, और मैंने भी कई मीडिया के चैनल से और इसी माध्यम से मुझे भी कई ऐसी जानकारी मेरे सामने आई जो कि हकीकत में वहाँ पर हुई नहीं थी। मैं एक बहुत ही पर्सनल ट्रिप पे गया था, और इसके अलावा मेरी उस अहमदाबाद यात्रा के और कोई मायने ना निकाले जाए, मैं ये आग्रह करूँगा। वो मेरा एक पर्सनल ट्रिप था, मैं व्यक्तिगत कारणों से वहाँ पे गया था। अच्छा, बातचीत तो आपकी तेजस्वी यादव की तरफ से भी आपको ऑफर मिल रहा है, तो इसमें कुछ बढ़त दिखाई दे रही है क्या? बातचीत में कोई नए समीकरण देख रहे हैं क्या आने वाले दिनों में? आज की तारीख में ज़रूरत नहीं है ना। चुनाव में के आसपास गठबंधन का क्या स्वरूप होता है, नहीं होता है, ये चुनाव के आसपास इसकी चर्चाएं होती हैं। जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में मेरी प्राथमिकताएं बहुत अलग हैं। मुझे अपने पार्टी पर, अपने संगठन पर मुझे ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। बिहार की जनता के बीच लंबे समय से मैंने इस बात को सोच रखा था, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर आप देखें, तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं, मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहती हूँ इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी 2 से 3 महीनों में सरकार गिरने जा रही है बिहार में। जी, मैं मानूंगा इस बात को, और इस बात को मुझे लगता है 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव आए थे, और 11 नवंबर को मैंने एक प्रेस वार्ता मैंने पटना से ही मैंने की थी। अगर आप आर्काइव से, अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर आप इंट्रैक्शंस निकालें, तो उसमें भी मैंने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा था कि मैक्सिमम 1.5 से 2 साल ये सरकार चलेगी। और मैं इस बात को मैं मानता हूँ कि अगले जनरल इलेक्शन जो कि 2024 में होने निर्धारित हैं, जनरल इलेक्शन से पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। मैं मानता हूँ इस बात को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।